तो भाई बालू बढ़िया है। आओ हम लोग भी मज़ा करते हैं, बड़ा दिन हो गया, सोचे चलो आओ देखते हैं। तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। पढ़ने का मन हो तो भाई देखते हैं। ठोस अवस्था तो ये द्रव्य मतलब कोई पदार्थ कि सामान्यतः हम तीन अवस्थाओं को जानते हैं। द्रव्य, द्रव्य माने होता है कोई पदार्थ, इसकी तीन अवस्थाओं को हम सामान्यतः जानते हैं। तीन ही अवस्था नहीं होता है, और भी अवस्थाएं होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसके बाद होता है प्लाज्मा, और भी है। तो ये है प्लाज्मा। तो हम केवल ठोस, द्रव और गैस इन्हीं तीन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ठोस, इस चैप्टर में केवल हमको इसी को पढ़ना है, पर हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं सबका, ताकि आप विभेद कर पाओ। तो ठोस अवस्था क्या है? तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम घटक कण बोलते हैं। कोई भी पदार्थ, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई भी सबस्टेंस यदि बना हुआ है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम घटक कण कहते हैं। तो वो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ही, जैसे उसकी व्यवस्था के आधार पर ही हम इनको विभेद कर लेते हैं। सबसे पहले ठोस, तो अगर आप उनके उसमें जो घटक कण उपस्थित हैं उनकी अरेंजमेंट, मतलब कह सकते हो पैकिंग के आधार पे समझे, तो जो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पदार्थ लिया जो कि ठोस है, यहाँ पे एक और पदार्थ लिया जो कि द्रव है, और यहाँ पे भी एक पदार्थ लिया जो कि गैस है। तो सबसे पहले बात आती है ठोस की। तो ठोस में जो घटक कण होते हैं, हमने कहा ये घटक कण है, इसको ठोस को बनाने वाला। तो ये घटक जो कण है वो मतलब बिल्कुल नजदीक होते हैं। ठोस पदार्थ में जो घटक कण होते हैं वो बिल्कुल नजदीक होते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली मतलब एकदम सटा के, मतलब एकदम करीब पैक्ड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ठोस। रही बात द्रव की, तो द्रव में ये जो घटक कण है उनकी जो डिस्टेंस है, जिसे हम अंतराणु दूरी भी कहते हैं, वो अंतराणु दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। ये ऐसे बढ़ गई, तो इसे हम कहेंगे कि ये द्रव है, ये है द्रव हमारा। अगला है गैस। गैस में जब ठोस था तो एकदम पास था, द्रव था थोड़ा दूर हुआ, गैस हुआ और भी दूर हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कि ये गैस है। यानी अब ठोस में जो घटक कण होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिनके कारण इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। दूरी कम है तो आकर्षण बल ज़्यादा है, इसमें थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिसके कारण इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है। इसकी दूरी और बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें लगने वाला आकर्षण बल और कम हो जाता है। आज केवल इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली बात यह है कि अब ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आप देख रहे हो कि जो कण है वो बहुत नजदीक है। तो जब नजदीक है तो ये फ्री मूव, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जो कण है वो केवल वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं, वो केवल वहीं पे कंपन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये ठोस है। मतलब ठोस के बारे में दो बातें हमने जानी कि पहला, ठोस के घटक कण अत्यंत पास होते हैं, उसी में इनके मध्य लगने वाला अंतराणु बल बहुत ज़्यादा होता है। इनके मध्य लगने वाला अंतराणु बल बहुत ज़्यादा होता है। द्रव, इनके बीच की दूरी बहुत, मतलब इसकी तुलना में ज़्यादा होगी, अंतराणु बल कम होगा, और साथ में इसके जो कण हैं वो मूव करने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, इसकी बात और दूरी बढ़ी, अंतराणु बल और कम हो गया, और एकदम जो है एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं मूव करने के लिए।
तो ये हमने बेसिक डिफरेंस बताया आपको, ये तीनों अवस्थाओं में छोटी छोटी डिफरेंस है, लेकिन हमें इनकी बात नहीं करना है, हमें केवल इसकी ही बात करनी है, इसलिए हम इसी को डिटेल्ड में लेके चलेंगे। तो ठोस, पहला ये उसमें हेडिंग में आप डालोगे परिचय में ठोस अवस्था आप डालिए, फिर परिचय लिखिए। तो परिचय में आप लिखोगे ठोस का जो परिचय है कि ठोस के जो घटक, बाई पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ठोस के घटक कण अत्यंत पास पास होते हैं। दूसरा, ठोस के कणों के मध्य लगने वाला अंतरा अणुक बल अत्यधिक होता है तथा अंतरा अणुक दूरी कम होती है। ये दूसरा पॉइंट बना। तीसरा पॉइंट, ये जो कण है वो अपने स्थान को बिना छोड़े कंपन करते हैं। ये तीसरा पॉइंट बना। चौथा पॉइंट, ठोस की आकृति एवं आकार निश्चित होता है। ठोस जो है, कोई भी ठोस पदार्थ हमने लिया, जैसे कि ठोस है, ये जिस आकृति में है वो निश्चित है, ये ठोस की आकृति एवं आकार निश्चित होता है। अगला, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, मतलब जितना स्थान ये यहाँ पे घेरेगी उतना ही स्थान आप यहाँ पे भी घेरेगी, यानी कहीं पे भी जगह रखोगे आप, ये उतना ही स्थान घेरेगी जहाँ किसी एक जगह पे घेरेगी, इसलिए ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ठोस असंपीड्य होते हैं, मतलब उन्हें कंप्रेस, मतलब उन्हें दबाया मतलब नहीं जा सकता या बहुत कठिन होता है दबाना। तो मतलब अब ये कहिए कि ठोस को दबाना थोड़ा कठिन प्रक्रिया है। तो ये है आपके ठोस के बारे में थोड़ा बहुत परिचय आपने लिख दिया। तो ये पिछली कक्षाओं में हमने बहुत बार पढ़ लिया है, इसलिए हमने आपको ठोस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में, परिचय था, आपने परिचय में लिख देना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अब कि ठोस के प्रकार। अगली हेडिंग आती है ठोस के प्रकार। तो ये हमारी हेडिंग बनी ठोस के प्रकार, ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें हम दो प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है बंध के आधार। तो बंध के आधार पर ठोस पदार्थों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। 4 वर्गों में बांटा गया है। ये अगली हेडिंग होगी आपकी। इसमें अब आप पहला लिखोगे, ये पहला ठोस है इसका आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्किंग ठोस, और अगला लास्ट है धात्विक ठोस। ये हमने 4 प्रकार के ठोस लिखे। तो आप कहोगे बंध के आधार पर ठोसों को, ठोस पदार्थों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला आपने लिखा आणविक ठोस, यानी कि आणविक ठोस को पहला आप लिखेंगे, आणविक ठोस में आप लिखना है आपको। तो आणविक ठोस कैसे बनता है? तो आप कहोगे कि जब विभिन्न प्रकार के अणु, मतलब जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है, आप ऐसे कहिए कि अणु जब एक दूसरे के साथ क्षीण बलों के द्वारा जुड़ जाते हैं, क्षीण मतलब कमजोर, जब अणु क्षीण बलों द्वारा जुड़ करके किसी ठोस का निर्माण करते हैं तो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। ये रहा आणविक ठोस की परिभाषा। जब अणु क्षीण बलों के द्वारा जुड़ करके किसी ठोस का निर्माण करते हैं तो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। ये पहली बात है आणविक ठोस की। इसमें थोड़ा सा और आप बढ़ा लेंगे, फिर कहेंगे आणविक जो ठोस होता है उसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, मतलब कम होता है। अब क्यों कम होता है? क्योंकि हमने पीछे आपको बोला कि जो आणविक ठोस होते हैं उसमें जो अणु होते हैं, अणु का मतलब जैसे नाइट्रोजन N2, अणु जो होते हैं वो क्षीण बलों मतलब कमजोर बलों के द्वारा जुड़े हुए थे। तो आप बताइए कि जब कमजोर बलों के द्वारा जुड़े हैं तो उनको अब मेल्ट करने के लिए, मतलब द्रव अवस्था में बदलने के लिए, इसका मतलब हमें क्या हो गया कि ये एक N2 यहाँ पे है, एक N2 यहाँ पे है।
अब इनके बीच एक क्षीण आकर्षण बल लग रहा है। तो अब इसको हमको मेल्ट करना है। मेल्ट करने का मतलब होता है गलाना, गलाने का मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ाना है। तो जब क्षीण है, दुर्बल बल है, तो हमें कम तापमान पर ही, मतलब ज़्यादा तापमान नहीं लगाना पड़ेगा, कम तापमान पर ही उनकी दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात वो द्रव अवस्था में चले जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आणविक ठोस होता है उसके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये रही बात। अगली बात, सामान्यतः जो आणविक ठोस होते हैं उनमें विद्युत चालन का गुण नहीं होता है, यानी वे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। तो ये आपने आणविक ठोस में लिख लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम बना के दिखाएं आपको। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने पहले आणविक ठोस की बात करनी है, तो बाकी को बता रहे हैं। आणविक ठोस की बात करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा नाइट्रोजन जो है N2, ये मान लीजिए एक अणु है N2, और इसमें ये आणविक ठोस है, ठोस के रूप में है, तो आणविक ठोस है। तो होता क्या है, इसमें 2 नाइट्रोजन है जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ा हुआ, जानते हैं जो है इनका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, क्योंकि 2 N आपस में जुड़े हुए हैं। ये 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच थोड़ा सा गैप है, और उस गैप के बाद फिर N2 आया, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर थोड़े से गैप के बाद N2 आया, फिर थोड़ा सा गैप है, थोड़े से गैप के बाद N2 आया, N2 आया, फिर N2 आया, फिर N2 आया, फिर N2 आया। तो आप देख रहे हो ये जो परमाणु है वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अलग, ये एक अणु हो गया, ये एक अणु हो गया, मतलब अकेला है यह तो परमाणु कहलाएगा, और जब 2 है तो अणु कहलाएगा। तो बताइए ये अणु और ये अणु के बीच में जो थोड़ा सा गैप है उनके बीच मध्य क्षीण वान डेर वाल्स बल लग रहा है। क्षीण वान डेर वाल्स बल 2 अणु के मध्य लगता है। तो ये जिस ठोस का निर्माण करेंगे उसको हम कहते हैं आणविक ठोस। सिंपल सा है आणविक ठोस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे N2 हो गया, व्हाइट फॉस्फोरस P4 हो गया, एसिड हो गया, H2O मतलब जल, ये मतलब बर्फ की अवस्था में, तो ये हो गया बर्फ की अवस्था में। CO2 हो गया जिसे सूखा बर्फ भी कहते हैं, CO2 ठोस के रूप में, N2 ठोस के रूप में, व्हाइट फॉस्फोरस ठोस के रूप में। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आणविक ठोस क्या है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले ठोस की तरफ, वो है दूसरा। तो आपको ऐसे लिख लेना है, दूसरे ठोस की तरफ, जिसको था आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, अच्छा 11वीं में आपको आयनिक बंध पढ़ाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग है आयनिक ठोस। तो आप कहोगे जब एक धनायन और एक ऋणायन से मिल करके, जब एक धनायन एक ऋणायन से मिल करके किसी ठोस का निर्माण करता है, जब एक धनायन किसी ऋणायन से मिल करके एक ठोस का निर्माण करता है तो उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, KCl, देखिए इसमें ये पहला वाला धातु है सोडियम और दूसरा वाला अधातु है क्लोरीन। पोटेशियम धातु है और क्लोरीन जो है अधातु है। इसी तरह ऑक्साइड्स भी होते हैं, जैसे कि MgO हो गया, CaO हो गया, ये सारे NaO हो गया। तो ये सारे जो हैं वो आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब ये आयनिक ठोस की परिभाषा आपने समझ ली कि आयनिक ठोस का मतलब कि जब आयनिक ठोस का मतलब होता है कि जब कोई एक धनायन किसी ऋणायन से जुड़ता है तो जिस प्रकार का ठोस का निर्माण होता है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। अच्छा, इसके और भी कुछ गुण, जैसे आयनिक ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है। आयनिक ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि बताइए सोडियम जो है, जैसे NaCl आपने लिया, मान लीजिए हमने कह लिया सोडियम क्लोराइड नमक, ये ठोस के रूप में है। अब इसमें 2 चीजें पाई जा रही हैं, मतलब Na पे प्लस और Cl पे माइनस। धातु है तो प्लस बनाएगा और धातु है तो माइनस बनाएगा। तो अब हमने कहा कि मतलब आप ये समझ गए कि Na और Cl, अब इस ठोस की बात करें, हमने मान लीजिए कंटेनर में हमने NaCl लिया, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो जो Na है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो दूसरा क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ही सिमिलरली आगे बढ़ता जाएगा। तो
तो आप हमको बताइए कि क्या इसमें प्लस और माइनस है? प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस या माइनस प्लस। आप जानते हैं कि विपरीत चिन्ह, प्लस माइनस को या माइनस प्लस को, विपरीत चिन्ह एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, और जो सिमिलर साइन होता है जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। सिंपल सी बात है। तो अब आप कहोगे कि आयनिक ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है क्योंकि जो आयनिक ठोस हैं वो विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं, और विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। तो सिंपल सी बात है। अब इसका अगला हम पढ़ेंगे। तो जो आयनिक ठोस होता है वो ठोस की अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, लेकिन उसको जब हम गला देंगे, जब उसको हम गलित अवस्था में ले जाएंगे, मोल्टेन स्टेट में ले जाएंगे, तो वो विद्युत धारा का चालन करने लगेगा। तो हम ये कह रहे हैं, अच्छा विद्युत धारा का चालन कैसे होता है? तो विद्युत धारा का जो चालन होता है वो मुख्यतः दो चीजों से होता है। पहली जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर किसी में भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो विद्युत धारा का चालन करता है। जैसे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। तो हमने कहा कि जो विद्युत धारा है उसको चालन करने के लिए पहली जो चीज चाहिए होती है वो इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहा है तो उसको आयंस चाहिए, आयंस भी फ्लो करवा देते हैं। तो आप बताइए कि जब NaCl ठोस की अवस्था में है, NaCl जब ठोस की अवस्था में है इन द फेज ऑफ सॉलिड, तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, लेकिन जब NaCl को मोल्टेन स्टेट में ले जाएंगे, मतलब जब मिला देंगे, गला देंगे, गलित अवस्था में चला जाएगा, तो ये Na पे प्लस और Cl पे माइनस देगा, जिसके कारण इसमें आयन उपस्थित हो गए और विद्युत धारा का चालन करने लगा। तो आप परिभाषा लिखेंगे, वो दोनों पॉइंट्स लिखेंगे और फिर जो है एग्जाम्पल लिख लेंगे। NaCl, KCl, MgO, CaO, Na2O, बहुत सारे ऐसे हैं, आप सभी एग्जाम्पल्स लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस के बाद सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस। तो सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस का क्या मतलब है, इसे हम समझ लेते हैं। तो सहसंयोजक ठोस, तो आप कहोगे एक ऐसा ठोस जिसमें परमाणु एक दूसरे के साथ सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं और वे एक क्रिस्टल जालक बना लेते हैं। वो एक क्रिस्टल जालक बना लेते हैं, उसे ही हम सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस कहते हैं। यानी जिसमें परमाणु सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं और वे एक दूसरे के साथ सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं और वे एक नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क बना लेते हैं, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस। जैसे एग्जांपल के तौर पे डायमंड, ग्रेफाइट, SiC, सिलिकॉन, मतलब वो आप उसको सिलिका भी कह सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे हैं, वो सभी के सभी डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब जो है सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस बनाते हैं। अब जो इनका स्ट्रक्चर होता है, हम बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम आपको दिखा देते हैं बुक से। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये है नेटवर्किंग ठोस, ये आप देख रहे हैं पूरा एक जालक बनाया हुआ है, एक क्रिस्टल बना लिया हुआ है। ये है डायमंड का और ये है ग्रेफाइट का, तो इसे हम कहते हैं सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस। हमने परिभाषा आपको बता दी, इसके एग्जांपल्स बता दिए, आप चाहे तो बुक से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे। अब जो नेटवर्किंग ठोस होता है उसका गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायमंड जो है वो मतलब सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इनका जो सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस होता है इसका गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है।
लेकिन कि ग्रेफाइट उसका अपवाद है। ग्रेफाइट पेंसिल की नोक होती है, ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट एक सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस है, फिर भी वो एक नरम पदार्थ है, मतलब कि वो आसानी से टूट जाता है। तो आपने कहा कि जो सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस होता है उसका गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है, ग्रेफाइट को छोड़ो, ग्रेफाइट एक अपवाद है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये जो सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस होते हैं ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। यहाँ भी ग्रेफाइट अपवाद है और ये विद्युत धारा का चालन करता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये है, आपने डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जान ली, हमने सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस आपको बता दिया। अगला नेक्स्ट है धात्विक ठोस। वे ठोस जो धातुओं का गुण प्रदर्शित करते हैं और ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। तो वे ठोस या वे पदार्थ जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं और धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं और ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो एल्यूमिनियम धातु है, Fe आयरन धातु है, सोडियम भी धातु है। तो ये सभी जो है धात्विक ठोस की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, धात्विक ठोस में परमाणु होता है, ये धात्विक ठोस का हमने मान लीजिए परमाणु मान लिया, ये हमने सैंपल ले रहे हैं उसके। धात्विक ठोस का एक परमाणु है, अब चूंकि धातु है तो इसमें फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, स्थापित रहेंगे, घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि वे पदार्थ जो धातुओं का गुण प्रदर्शित करते हैं और ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। अच्छा, धात्विक ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च तो होता है लेकिन बहुत अत्यधिक नहीं। क्या कह सकते हो आप कि सामान्यतः धातुओं के धात्विक ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक मतलब कुछ ऐसे भी तत्व है जिसका अति उच्च होता है और जो कुछ ऐसे भी तत्व है जिसका निम्न होता है। तो आप कहोगे कि धात्विक ठोस के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, कह सकते हो आप। अच्छा, अगला नेक्स्ट, जो धात्विक ठोस होते हैं उनके परमाणु धात्विक आबंध द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। धात्विक ठोस जो है धात्विक आबंध के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगला, धात्विक ठोस जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। और फिर इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बस हो गया। तो ये रहा हमारा धात्विक ठोस, हमने चारों प्रकार के ठोसों को वर्गीकृत कर दिया। नेक्स्ट, अब जो है ठोस उसकी प्रकृति के आधार पर, मतलब ठोसों का वर्गीकरण, प्रकृति के आधार। इसमें दो है, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो अंतर क्या है दोनों, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को हम समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस होता है, पहले हम इसकी परिभाषा बता देते हैं फिर आते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसमें घटक कणों की दीर्घ परासरी व्यवस्था होती है। अभी समझ में आ जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसमें घटक कणों की दीर्घ परासरी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसमें घटक कणों की लघु परासरी व्यवस्था होती है। तो ये हमने पहले स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी बताया आपको कि इसका जो होता है वो दीर्घ परासरी व्यवस्था और इसका जो होता है वो लघु परासरी व्यवस्था। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ है, अब इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो दीर्घ परासरी और लघु परासरी मतलब, मान लीजिए आपने एक कोई कंटेनर लिया, कोई
ये हमने दो कंटेनर्स लिए, एक है गोलू और दूसरा है भोलू। गोलू और ये है भोलू। ये मेहनती लड़का है मेरे जैसा, और जो भोलू है वो चुरगट लड़का है तुम लोगों जैसा। तो भाई अब गोलू और भोलू, जब गोलू को कहा गया कि भाई लो ये तुम्हारे पास कुछ गेंदें हैं, इन गेंदों को इस कंटेनर में डालो, और गोलू को भी कहा गया कि तुमको भी गेंदें दी जाती हैं कंटेनर में डाल दो। तो गोलू बेचारा मेहनती आदमी है, इसलिए उसने जो है इस कंटेनर में एक गोले को एकदम बाई द पैटर्न, एकदम पैटर्न से, एक निश्चित पैटर्न से इसे रख दो। ये रहा हमारे पास कुछ ऐसा, एकदम बाई द पैटर्न उसने गोलू ने रखा। और जो भोलू है वो मूर्खवा लेके आया और उसे डाल दिया 10-20 टू। तो उसमें जो गेंदें थी वो पहले तो नीचे ऐसे बन गई, उसके बाद वो टेढ़ी मेढ़ी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे। तो ये जो बनेगा वो बहुत, मतलब कि जो कंटेनर में गेंद भरी गई है वो दबाने पे दबेगा नहीं, मतलब सॉलिड होगा, प्योर सॉलिड आप कह सकते हैं, मतलब ये ठोस, अच्छा ठोस होगा। और ये वाला बीच में ऐसे लैग भर दिया गया है तो जगह खाली है बहुत सारी, इसलिए कहीं से दबाओगे दब जाएगा। तो इसलिए ये जो ठोस है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस, और ये जो ठोस है वो होता है अक्रिस्टलीय। दोनों ठोस है लेकिन ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब सवाल है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए हम यहाँ से दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आप देखेंगे कि विरोधी एटम्स हैं, ये सब रुकेंगे, उसको धकेलेंगे उस साइड। आप इधर से लगा लो, तीसरी तरफ धकेलेंगे उसको। लेकिन इसमें जो है ना, यहाँ पे आप धकेले, देखो जगह है तो यहाँ पे बल कम लगेगा, दबने लगेगा। लेकिन यहाँ पे लगाओगे तो नज़दीक है तो थोड़ा सा विरोध करेगा, तो कहीं से दबेगा कहीं से नहीं दबेगा। इसमें देखिए एक पर्टिकुलर व्यवस्था है, जैसे देखिए ये एक पैटर्न था, ये ए था नीचे वाला मान लो, तो ये बी था, तो ये भी ए है और ये भी बी है, तो ये भी पैटर्न चल रहा है। लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, इसलिए ये जो बना वो क्रिस्टलीय होगा और ये जो बना वो अक्रिस्टलीय होगा। तो हमने जो बनाया वो क्रिस्टलीय है, जो तुमने बनाया वो अक्रिस्टलीय है, तो हमने बनाया वो बढ़िया वाला है, तो तुमने बनाया वो निकाल वाला है। वाई तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। हम आगे बढ़ेंगे तो वही अलग उपराश्रित फिर उपराश्रित। तो आप कहोगे क्रिस्टलीय ठोस, पहले हम लिखेंगे क्रिस्टलीय, तो लिखोगे क्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसकी दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है, मतलब वही कण जो है व्यवस्थित रूप से होते हैं, तो ये रहा क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा दूसरी बात, क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति, वो फिक्स्ड होती है, मतलब जिस आकृति में था वो फिक्स्ड ही होगी, वो बदलेगी नहीं। ज्यामितीय आकृति फिक्स्ड होती है और ज्यामितीय आकृति निर्धारित होती है। अगला कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसका गलनांक एक निश्चित बिंदु होता है, मतलब एक निश्चित मान होता है गलनांक का। जैसे मान लीजिए अगर कोई पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका एक निश्चित गलनांक होगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर आप किसी पदार्थ को गर्म करोगे तभी वो मेल्ट करेगा, उसके नीचे वो मेल्ट नहीं करेगा, मतलब उस निश्चित तापमान तक आपको पहुंचाना पड़ेगा तभी वो मेल्ट करेगा, नहीं तो वो मेल्ट नहीं करेगा, वो पिघलेगा नहीं, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा वो क्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस जिसकी लघु पराशरी व्यवस्था होती है, लघु पराशरी व्यवस्था होती है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा इसकी ज्यामिति और मतलब जो ज्यामितीय आकृति है वो निश्चित नहीं होती है। अच्छा और अगला इसके बाद जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका कोई निश्चित गलनांक का मान नहीं होता है। ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से हम समझ पाते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कैसे है एग्जाम्पल के बेसिस पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, मान लीजिए हम कुछ पदार्थ हमने ये लिया और हमने ये लिया, हमने दो चीज़ें ली, एक डाला है और एक बॉटल है, एक लोहा है या एल्यूमिनियम जो भी है, लोहा है और एक प्लास्टिक है।
तो हमने कहा कि अब भाई इसको गलाइए, इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित तापमान तक इसको गर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने माचिस लेके ऐसे एक लगाया पिघलने लगा, मोमबत्ती लेके आया लगाया गलने लगा, ऐसा नहीं। इसको एक निश्चित तापमान तक गर्म करना पड़ेगा, तब ये गलेगा, मतलब ये मेल्ट करेगा। अच्छा, दूसरा, अगर हम इसको देखें, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक इसका कोई निश्चित तापमान है ही नहीं, निश्चित गलनांक है ही नहीं। आप जो है माचिस ले आएंगे तब भी गलने लगेगा, ऐसे पिघलने लगेगा भाई। अगर आप मोमबत्ती लाएंगे पहले बड़ी से भट्टी में गए तभी पिघलने लगेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका निश्चित है। तो ये कौन सा होगा, ये होगा क्रिस्टलीन ठोस। ये है हमारा, ये प्लास्टिक है, ये कौन सा होगा, अक्रिस्टलीन ठोस। तो सिंपल सा एग्जाम्पल बताओ, हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्रिस्टलीन और अक्रिस्टलीन समझा दिया। क्रिस्टलीन ठोस दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था, अक्रिस्टलीन ठोस लघु पराश्रयी व्यवस्था। क्रिस्टलीन ठोस का एक निश्चित गलनांक बिंदु होता है और क्रिस्टलीन ठोस का निश्चित गलनांक बिंदु नहीं होता है। इसकी फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री फिक्स्ड नहीं होती है। एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। क्रिस्टलीन ठोस में से लोहा, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये जो भी धातु आप जानते हो सामान्यतः वो सभी क्रिस्टलीन ठोस के रूप में आती है। वही बात अक्रिस्टलीन ठोस की। तो जो अक्रिस्टलीन ठोस होता है, अक्रिस्टलीन ठोस में जैसे रबर अक्रिस्टलीन ठोस है, वसा अक्रिस्टलीन ठोस है, कांच भी अक्रिस्टलीन ठोस है। तो ये है अक्रिस्टलीन ठोस और क्रिस्टलीन ठोस में प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीन ठोस है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने मन से समझ सकते हैं। हमने डिफरेंस बता दिया। तो हमने कहा कांच, तो जरा हम कांच के बारे में कुछ थोड़ी बातें जान लेते हैं। कांच मतलब ग्लास। ये कांच जो है, आपसे पूछा जाता है कांच क्या है, तो आप कहोगे कि कांच एक अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव का मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब जो कांच था उसमें सिलिका वगैरह बनता है, तो हमने कहा कि हमने कांच के सारे रिएजेंट लिए जिससे हमें कांच बनाना है और उसको हमने जरूरत से ज़्यादा ठंडा कर दिया। जरूरत से ज़्यादा जब ठंडा कर दिया गया तो उसके कारण वो सुपर कूल्ड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, जिसके कारण वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। तब से पूछा जाएगा कांच क्या है, तो आप कहोगे कि कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरानी कांच की बनी बिल्डिंगों में, पुरानी कांच की बनी बिल्डिंगों में जो लगी हुई कांच की दीवारें होती हैं, कांच का ऐसे दीवार बनाया गया है, तो वो देखा जाता है कुछ सालों के बाद जो कांच है वो नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर पतला रहता है। तो ये क्यों है, तो कांच ऊपर पतला हो जाएगा, नीचे मोटा हो जाएगा, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कहा कि आपको कांच एक अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव मतलब है तो द्रव ना, भले से अतिशीतित है तो द्रव, और द्रव में फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो द्रव होता है वो फ्लो करता है, वो बहता है। मतलब अगर साधारण द्रव होगा वो अपने ढलान की तरफ बहता है, जिधर ढलान होगा उधर की तरफ बहेगा। ठीक उसी प्रकार तो हमने कांच लगा दिया तो सुपर कूल्ड लिक्विड होने के नाते उसका जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो बहने का गुण है वो बहुत स्लो है, मतलब बहुत धीमे धीमे बहता है। तो धीमे धीमे जब बहता है तो इसी के नाते कुछ सालों के बाद जो ऊपर का जो कांच है ना वो बह के धीमे धीमे नीचे आ जाता है, जिसके नाते नीचे वाला सिरा मोटा हो जाता है और ऊपर वाला सिरा पतला ही रहता है। तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है कांच के अतिशीतित द्रव होने के कारण जो ऊपर का कांच है वो बह करके फ्लो करके नीचे आ जाता है, जिसके कारण नीचे का कांच मोटा हो जाता है। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी दी। अच्छा, हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मेन टॉपिक पे अब आ रहे हैं। तो हमने आपसे कहा कि ठोस, एक सैंपल हमने लिया भी था, हमने एक सैंपल लिया ठोस का। तो हमने कहा बताइए आप कि इसमें जो घटक कण हैं वो कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर, थोड़े नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक। तो आप कहेंगे, पता नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन कहिए कि ठोस जो है उसके जो कण है वो बहुत नज़दीक होते हैं। ठोस के कण बहुत नज़दीक होते हैं भाई। तो ये है ठोस के कण। अच्छा,
बहुत नजदीक नजदीक हो रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो ठोस होते हैं उसमें जो इसके घटक कण है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। पैकेजिंग पढ़ना है हमको, पैकेजिंग ये हमको पैक करना है इसको। तो क्लोजली पैक्ड होते हैं मतलब बहुत नजदीक नजदीक रख करके अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से कुदरत ने अच्छे ठोस को, मतलब नेचर ने अच्छा ठोस जो है, बहुत कठोर जो है, उसके जो कण हैं वो नज़दीक नज़दीक है और उनके बीच जो खाली स्थान है वो कम है। जितने कम खाली स्थान होगा उतना ही वो अच्छा ठोस होगा और जितने ज़्यादा खाली स्थान होगा उतने खराब वो ठोस होगा। तो हमने क्या कहा, जो ठोस होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड यानी जो ठोस के पैकेजिंग होती है वो पैक होते हैं कण को रख करके। तो ये जो आप देख रहे हो ये 2D है। 2D का मतलब ये 2 डायमेंशनल है, ये आपको 2D में दिख रहा है। अब 3D में देखने के लिए जैसे मान लीजिए कि पहले हमने, अब 3D में हम आपको दिखाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 4 गोले लिए, समझे क्या? 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, इसके ऊपर भी गोला है। तो यहाँ पे गोला, यहाँ पे गोला, यहाँ पे गोला है। एक सेकंड, जैसे ये इसमें गोले होते हैं। मान लीजिए आपने एक गोला यहाँ पे रखा, एक गोला यहाँ पे रखा, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, तो 4 गोले रख दिए। फिर इसके ऊपर भी एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ। तो अगर आप आगे से देखोगे तो आपको कितने गोले दिखाई देंगे? केवल 4। जैसे 1 2 3 और 4। और ये 2D में है, आपको 4 ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इसको 3D में देख रहे हैं क्योंकि हमें अगला भी सिरा दिख रहा है और पिछला भी सिरा दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं 3D ज्योमेट्री। तो पैकेजिंग हमने क्या कहा आपसे, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, तो ये पैकेजिंग हो जाएगी एक। तो ये जो है ये घन है, इसको हम घन बोलते हैं। घन मतलब क्यूब। क्यूब में, इसमें क्यूब में क्या होता है, इसमें जो 3 होती है, मान लीजिए उसकी ऊंचाई हो गई, ऊंचाई है ये भाई, ये उसकी ऊंचाई हो गई और लंबाई और चौड़ाई, 3 भुजाएं इसमें होती हैं। एक क्वार्टर्स देखिए आप, ये रहे, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये वाला जो सिरा है उसका ये वाला डिफाइन करेगा, ये वाला जो है इधर डिफाइन करेगा और ये वाला जो है इधर डिफाइन करेगा। 3 डायमेंशन आपको दिख रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं 3D है। तो अब हमने कहा कि ये क्यूब है, ये घन है। अच्छा, ये घन क्यों है? तो घन इसलिए है क्योंकि इसमें जो तीनों भुजाएं हैं, ये वाला और ये वाला, सभी आपस में बराबर है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर है, तो उसे हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन, क्यूब कहते हैं। और अगर आपने एक ठो बढ़ा दिया, मान लीजिए हमने ऊंचाई ज़्यादा कर दी, तो वो हो जाता है टेट्रागोनल, मतलब चतुष्फलक। टेट्रागोनल हो जाता है, टेट्रागोनल हो जाएगा। तो हमने आपसे, अब हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे अब हमें बात करनी है पैकेजिंग में, हमने आपको पैकेजिंग समझा दी थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे 8 एटम यहाँ पे रखे गए थे, 8 एटम यहाँ पे रखे गए ऊपर, 8 एटम यहाँ, 8 एटम यहाँ, 8 एटम यहाँ, ऐसे ही बहुत सारे। तो ये है। अब आप देखिए, अच्छा नेक्स्ट हेडिंग हम बात करना चाहते हैं, उसी में हम पीछे से खींच पा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, ये है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को हम कैसे समझते हैं, इसको समझिए। क्रिस्टल जालक का मतलब कि बिंदुओं द्वारा या बिंदुओं की सममित पुनरावृत्ति, बिंदुओं की सममित पुनरावृत्ति, बिंदुओं की सममित पुनरावृत्ति पैटर्न, बिंदुओं की सममित पुनरावृत्ति पैटर्न जो
किसी ठोस में उपस्थित घटक कणों की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। जो किसी ठोस में उपस्थित घटक कणों की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि वही सेम बात जो हम कह रहे थे कि एक एटम यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब क्यूब दिखेगा और क्यूब के प्रत्येक कोने पे एकक परमाणु रखा गया। उसके ऊपर भी होगा, उसके ऊपर भी होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्यूब है, ये हमने क्यूब। सेकंड इसी प्रकार आप इसके ऊपर भी बना सकते हो, इसके दाएं अगल बगल भी आप बना सकते हो। तो बताइए, और ये जो बिंदु हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ये जो बिंदुएं हैं, ये बिंदुएं परमाणु को दर्शा रही है, जो उसमें घटक कण उपस्थित है वो उनको दर्शा रही है। तो ये इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि ये ऊपर रहा यहाँ पे और ये एक यहाँ पे रहा। तो ये पैटर्न है, मतलब ये एक इसका छोटा सा यूनिट है और इसी को बार बार रिपीट करके एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जा रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये आपने बना लिया, फिर यहाँ पे बना लिया, फिर यहाँ पे बना लिया, बहुत सारा बना लिया। समय मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपने जो है थोड़ा शॉर्टकट मारा है। तो इमेजिन करना होगा। ये जो चैप्टर है वो इमेजिनेशन पे ही चलता है। जितने आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी उतना ही चैप्टर शानदार, मतलब बहुत आसान चैप्टर, मजा आता है क्योंकि। तो आइए, तो देखिए, तो हमने कहा ऐसे ही बहुत सारे यदि बना दिए जाए तो क्या इसी पैटर्न को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं? इसी पैटर्न को, इसी को हम इसके ऊपर बना, इसके ऊपर बना, इसके ऊपर। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं पैकेजिंग केवल इसी प्रकार की होती है। पैकेजिंग अन्य भी प्रकार की और भी होती है, लेकिन हम एक सिंपल सी पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, एक सबसे सरल पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। सरल पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि ये बना, ये बना, इधर भी बना, इस बार सब चारों तरफ बना दिया। तब हमको बताइए कि क्या इसी यूनिट की, इसी चीज की बार बार रिपीट करके, इसी पैटर्न को बार बार रिपीट कर किया जा रहा है? तो जब इसी एक यूनिट को बार बार रिपीट करना जाए तो उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। परिभाषा फिर से बोल देता हूँ कि बिंदुओं द्वारा बनाया गया वह सममित पुनरावृत्ति पैटर्न जो क्रिस्टल जालक में उपस्थित घटक कणों, जो क्रिस्टल जालक में उपस्थित घटक कणों की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं या की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कहिए कि व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अच्छा, इसी में आगे एक कोष्ठिका। तो ये जब ये इसके ऊपर बहुत सारा था तो ये क्रिस्टल जालक था। इसमें एक पकड़ लो तो ये कर कोष्ठिका होगा। ध्यान समझेंगे, ये बार बार रिपीट करके अगर आप बनाओगे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। और उसमें से अगर एक पकड़ लिया तो उसे क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका। तो इसकी परिभाषा, तो क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश, छोटा अंश, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश जिसकी पुनरावृत्ति, मतलब बार बार रख करके, जिसकी पुनरावृत्ति के द्वारा, जिसकी पुनरावृत्ति करके इस क्रिस्टल जालक का निर्माण किया गया है, वही एकक कोष्ठिका कहलाता है। मतलब जो क्यूब है, अगर ये बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं, तो ये पूरे निर्माण करेगा किसका? क्रिस्टल जालक का। और अगर एक अकेला पकड़ लो, एक यूनिट मतलब अकेला पकड़ लो, तो इसको हम क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका। तो ये है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो अब समझ में आया आपको? तो ये है भाई। अगला हम बढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्रिस्टल जालक, यही ये तो हमने कहा कि क्रिस्टल जालक कोष्ठिका आपको समझा दिया। अब पैकेजिंग कई रूपों से होती है। पैकेजिंग जो है कई रूपों से हो सकती है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि क्यूब के रूप में हो। क्यूब के रूप का मतलब सभी एटम्स बराबर हैं। मान लीजिए ये 4 एटम्स आपको आगे दिख रहे हैं और 4 ही एटम पीछे भी हो, तो सभी परमाणु यदि गोले बराबर हैं तो वो घन बना देता है। लेकिन ऐसा मान लीजिए है, यहाँ वाला गोला, यहाँ वाला गोला, यहाँ वाला गोला, यहाँ वाला गोला, मतलब ये सभी जो नीचे गोले रखे गए हैं वो आपस में बराबर है। तो जब सभी गोले आपस में बराबर हैं तो जितना दूरी ये होगा उतना दूरी ये भी होगा।
मतलब 2 डायमेंशन, मतलब 2 भुजाएं बराबर हो गई। लेकिन एक जो ऊपर जो परमाणु रखे जा रहे हैं वो परमाणु दूसरे हैं। जैसे NaCl बनाए थे तो उसमें जो वो परमाणु बड़ा है, तो इसके नाते जब आप यहाँ बड़ा परमाणु रखोगे तो ये जितना बड़ा है उससे ये बड़ा हो जाएगा। देखिए स्टेप बदल जाएगा, समझ में आ रहा है? अगर नीचे परमाणु दूसरा और ऊपर परमाणु बड़ा रखा गया तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये छोटा ही रह जाएगा। इसलिए हम उसे कहते हैं कि इसके नाते पैकेजिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो पैकेजिंग जैसे कई तो है, जैसे क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, आर्थोगोनल हो गया, और जो है आर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया। ये सारे जो है उसके पैकेजिंग के अलग अलग है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आता है तो ठीक है, बनाने के चांसेस तो हैं कि भाई अब वीडियोस बनेगा। फिलहाल आप ये है कि सभी के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट हो, चाहे यहाँ कोचिंग स्टडी पॉइंट में पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो, उसके पास ये वीडियोस भिजवाइए, सबके पास ये वीडियो सेंड करिए। अभी थोड़ा हेजिटेशन है, मतलब कैमरे के सामने देके पढ़ाते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द इसको सीख जाएंगे तो थोड़ा सी आदत पड़ जाएगी तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अभी हेजिटेशन में थोड़ा तब अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मिला। चलिए भाई, अच्छे से पढ़िए और अगर ठीक ठाक रहा फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, जल्दी मिलेंगे। चलिए।